वसुधैव कुटुंबकम। आज से 50,000 वर्ष पूर्व जब न तो आज के समान जातियां थीं, न संगठित धर्मों का अस्तित्व था, न कोई देश था, न कोई राज्य, तब कबीलाई समाज का अस्तित्व था और उनमें आदिकालीन लोक धर्मों की विविध परंपराओं का प्रचलन था। तब ये कबीले भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते रहते थे। इस प्रवास के दौरान एक मानव समुदाय दूसरे मानव समुदाय से मिलता रहा, उनमें सामाजिक संबंध होते रहे, फलस्वरूप नए नए मानव वंशों या नस्लों का जन्म होता रहा। यह प्रक्रिया पिछले 50 से 60,000 वर्षों से आज तक जारी है। यही कारण है कि आज दुनिया भर में सैकड़ों प्रकार के मानव वंश हैं, हजारों प्रकार की जातियां हैं। समाज में जाति और धर्म के आधार पर मनुष्यों के विभाजन की परंपरा पिछले 4 से 5,000 वर्षों में ही निर्मित और प्रचलित हुई है। हम में से किसी के लिए भी निश्चयपूर्वक और प्रमाण सहित यह बता पाना मुश्किल है कि आज से 5,000 वर्ष पूर्व के हमारे पूर्वज किस जाति या धर्म के थे, किस मानव समूह या नस्ल के थे और पृथ्वी के किस भाग के निवासी थे। मानव के विकास और उसके प्रवास संबंधी तथ्यों का अध्ययन भूगर्भशास्त्र, पुरातत्व और भाषाशास्त्र के अलावा अब विज्ञान या आनुवांशिकी की सहायता से भी किया जाता है। यह अध्ययन पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हजारों वर्ष पुराने मानव कंकालों और आज के मनुष्यों के डीएनए के विश्लेषण से किया जाता है। इससे प्राप्त परिणाम विश्वसनीय होते हैं। इसके अतिरिक्त मानव समूहों के प्रवासन और उनमें अंतर संबंधन के स्पष्ट प्रमाण तो ऐतिहासिक दस्तावेजों में उपलब्ध हैं। इस लेख में प्रारंभ से लेकर आज तक की इसी अध्ययन प्रक्रिया का विशेष तौर पर भारत के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में मनुष्य नामक प्राणी का विकास हो चुका था। यहीं से पूरी दुनिया में मानव जाति प्रवासित हुई। करीब 17 लाख वर्ष पहले अफ्रीका से इन आदि मानवों का पहला समूह मध्य एशिया पहुंचा। 2 लाख वर्ष पहले अफ्रीका से मानव समूह का दूसरा प्रवासन एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक हुआ। अंडमान निकोबार के आदिवासी इसी समूह के लोग हैं, जिनका जीवन आज भी उसी रूप में है। दोनों समूहों के प्रवासन में 15 लाख वर्षों का लंबा अंतराल है। तब तक अफ्रीका से मध्य एशिया गए समूह के लोगों के रंगरूप में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण काफी परिवर्तन आ चुका था। इन दोनों समूहों में अंतर संबंध के फलस्वरूप रक्त सम्मिश्रण हुआ। 70,000 साल पहले मिश्रित समूह वाले ये लोग दक्षिण एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। अमेरिका महाद्वीप में मनुष्यों की आबादी लगभग 20,000 साल पहले पहुंची। भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक 4 बड़े मानव समूहों का आगमन हुआ है। पहला समूह 65,000 साल पहले मध्य एशिया से आया, जो अफ्रीका के 2 प्रवासी समूहों का मिश्रण था। इन्हें प्रथम भारतीय कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की जीन संरचना में इस समूह का लगभग 60% अवदान है। ये कौन सी भाषा बोलते थे, यह अज्ञात है। एक दूसरा समूह 10,000 साल पहले ईरान के जगरोस क्षेत्र से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आया। इस क्षेत्र में कृषि कार्य पहले से प्रचलित था। प्रवासी ईरानी लोग अपने साथ गेहूं और बाजरे के बीज लाए थे, फलस्वरूप इस क्षेत्र में गेहूं और बाजरे की खेती भी की जाने लगी। इन दोनों समूहों ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की नींव रखी। इनके द्वारा प्रयुक्त भाषा के संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। संभवतः द्रविड़ भाषाओं का प्रारंभिक रूप प्रचलित हो। राखीगढ़ी से प्राप्त कंकाल के जीनोम विश्लेषण से यह अनुमान लगाया जा सकता है। 2 वर्ष पूर्व हरियाणा के राखीगढ़ी में उत्खनन से प्राप्त हड़प्पा कालीन मानव कंकाल के डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त कंकाल के जीन्स दक्षिण भारतीय लोगों के जीन्स से मेल खाते हैं, उत्तर भारतीय लोगों से नहीं।
निष्कर्ष यह निकला कि दक्षिण भारतीय लोग ही हड़प्पा सभ्यता के वासी थे। द्रविड़ भाषाओं का विकास इन्हीं लोगों ने किया था। इस रिपोर्ट से दो और निष्कर्ष निकलते हैं। या तो उस समय दक्षिण भारतीय लोग उत्तर भारत सहित संपूर्ण भारत में निवास करते थे, या केवल उत्तर भारत में निवास करते थे और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद किसी कारण से दक्षिण भारत की ओर प्रवास कर गए। यद्यपि इस संबंध में सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में तीसरा प्रवास 5 से 6 हजार साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया से हुआ था। यह समूह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासी बने। यही लोग बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम आदि दक्षिण एशियाई देशों में भी गए। पुरातात्विक विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत सहित इन क्षेत्रों में धान की खेती इन्हीं प्रवासियों ने प्रारंभ की। इन्होंने ही दक्षिण पूर्व एशिया में एस्ट्रोएशियाटिक भाषाओं को प्रचलित किया। चौथा प्रवासन 4000 वर्ष पहले मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के पशुपालकों का हुआ। ये भारोपीय भाषा बोलते थे। इनका एक दूसरा समूह यूरोप की ओर गया और भारोपीय भाषाओं के क्षेत्र का विस्तार किया। विशेषज्ञों के अनुसार वैदिक सभ्यता की नींव इसी समूह ने रखी। इन्हीं लोगों ने प्रकृति की विभिन्न शक्तियों और साधनों की पूजा करने की प्रथा प्रारंभ की, जिसका उल्लेख वैदिक ऋचाओं में है। इन चारों प्रवासन से जो लोग भारतीय उपमहाद्वीप में आए उनमें सामाजिक अंतर्संबंध हुआ, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में विविध भाषाएं और संस्कृतियां विकसित हुईं। लेकिन इस समय तक भी भारत में जाति प्रथा का आरंभ नहीं हुआ था। अन्य स्थानों से भारतीय भूमि पर बाद में कोई बड़ा प्रवासन नहीं हुआ, किंतु पिछले 2000 सालों में समय समय पर अन्य क्षेत्र के लोगों के समूह यहाँ आते रहे हैं, जिनमें से कुछ लौट गए जबकि कुछ यहीं के निवासी बन गए। ये समूह आक्रमणकारी के रूप में आए और वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शासन भी करते रहे। ऐसे आक्रमणकारियों में मुख्य ये हैं: हून, यवन, शक, कुषाण, पठान, सैयद, लोदी, मुगल, अंग्रेज। पिछले 2000 सालों तक इन विदेशियों ने भारत की संस्कृति को कुछ सीमा तक प्रभावित किया। यवन, शक, कुषाण और मुस्लिम लोग तो भारत में ही रह गए। उस समय बहुत से भारतीय मुस्लिम हो गए थे। इनसे जो पीढ़ियां आगे बढ़ीं वे मिश्रित जीन्स के कहे जाएंगे। यवन, शक और कुषाणों ने भारतीय संस्कृति को अपना लिया था और यहीं के वासी हो गए थे। उनकी पीढ़ियों का भी विस्तार हुआ है, किंतु आज उनके वंशज कौन हैं, यह जानना असंभव है। इनके अतिरिक्त पिछले 200 सालों में पारसी और यहूदी लोग भी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। प्रसिद्ध इतिहासकार जयचंद्र विद्यालंकार मानते हैं, ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि आज जो लोग आर्य भाषाएं बोलते हैं वे सब आर्यों की संतान हैं और जो द्रविड़ भाषाएं बोलते हैं वे द्रविड़ों की ही संतति हैं। नहीं, दोनों नृवंशों में परस्पर सम्मिश्रण खूब हुआ है। जातियों का सम्मिश्रण या संकरण के संबंध में पुराणों और स्मृति ग्रंथों में अनेक विवरण हैं। मनुस्मृति के अध्याय 10 में अम्बष्ठ, वैदेह, मागध, उग्र, पार्सव आदि 50 और महाभारत में 150 से अधिक संकर जातियों का उल्लेख है। महाभारत वन पर्व अध्याय 180 श्लोक 31 में नहुष के द्वारा जाति के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं, हे महासर्प, हे महाबुद्धिमान, मेरी मति के अनुसार जगत के जितने मनुष्य हैं सभी में वर्णसंकर हैं। इससे उनकी जाति की परीक्षा करना कठिन है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपनी पुस्तक हिंदू देव परिवार का विकास की भूमिका में लिखा है, आज से कई हजार वर्ष पूर्व मनुष्यों के पाँव में जैसे शनि ने अड्डा जमा लिया था, एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाना साधारण सी बात हो गई थी। आज तो देशांतर यात्रा पर कई प्रतिबंध होते हैं। प्राचीन काल में कोई रोकटोक नहीं थी। दृढ़ संकल्प और बाहों में बल होना चाहिए था। जो जहां चाहे जाकर बस जाए। इस प्रकार निरंतर चलते रहने का परिणाम यह हुआ कि यदि कभी उपजातियां थीं भी तो वे सब मिलजुल गईं। आज मनुष्य मात्र संकर है,
कोई शुद्ध उपजाति नहीं है। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं, भारतीय संस्कृति भी इस देश में आकर बसने वाली अनेक जातियों नीग्रो, ऑस्ट्रिक, आर्य, द्रविड़, मंगोल, यूनानी, यूची, शक, आभीर, हुन, तुर्क आदि की संस्कृतियों के मेल से तैयार हुई है, और अब यह पता लगाना बहुत मुश्किल है उनके भीतर किस जाति की संस्कृति का कितना अंश है। इस विवेचना से निष्कर्ष यह निकलता है कि 30 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को आबाद करने वाले आदिमानवों के वंशजों के बीच ही हजारों सालों के अंतरालों में अनेक बार रक्त संबंध हुआ है। यह प्रकृति के अस्तित्व और विकास का स्वाभाविक सिद्धांत है। जाति और धर्म का लबादा ओढ़ लेने से किसी के जीनोम की संरचना नहीं बदलती। वास्तव में पूरी मानव जाति अफ्रीकी आदिमानव का ही परिवार है, इसलिए पूरी दुनिया के मनुष्य एक ही परिवार के हैं। हमारे किसी पूर्वज ने यही सच लिखा भी है, वसुधैव कुटुंबकम।